हेलो दोस्तों। क्या आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं? क्या आप उनके व्यवहार, उनकी सोच और उनकी असली मंशा को पहचानना चाहते हैं? हम हर दिन अनगिनत इंसानों से मिलते हैं। कुछ हमें पसंद आते हैं, कुछ नहीं। कुछ हमें समझ में आते हैं, कुछ हमें कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान आखिर बिहेव कैसे करते हैं? क्यों कुछ लोग इतने चार्मिंग और इन्फ्लुएंशियल होते हैं जबकि कुछ की बातें सुनकर ही इरिटेशन होने लगती है? क्यों कुछ लोग दूसरों को आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं और कुछ बार बार धोखा खा जाते हैं? ये सब कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजी है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान का नेचर प्रोडिक्टिबल है, और अगर हम इसे समझ लें तो हमारी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल करियर। अगर आपको लोगों की असली नेचर की नॉलेज होगी तो आप हर सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। इस किताब के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन हैं, जो अपने डीप रिसर्च और पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इसमें इंसानी साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, पावर डायनामिक्स और बिहेवियर पैटर्न्स को डिकोड किया है, जिसे समझकर हम अपनी लाइफ में एक नया लेवल पर अचीव कर सकते हैं। इमेजिन करें, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। वो बहुत फ्रेंडली दिखता है, लेकिन कुछ ही समय में आपको लगता है कि वो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है। या फिर कोई आपका अच्छा दोस्त आपको हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहा था। ऐसे मोमेंट्स में हम सोचते हैं, काश मैं पहले ही समझ पाता। और यही कमी हम अपनी लाइफ में बार बार महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम इंसानों की साइकोलॉजी को सही से समझ लें तो न सिर्फ हम अपने आसपास के लोगों को डिकोड कर सकते हैं, बल्कि खुद को भी एक बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग हर जगह अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, कोई पार्टी हो या फिर सोशल मीडिया, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता? ये सिर्फ लक नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंस छुपा हुआ है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यह सिखाती है कि कैसे कुछ लोग दूसरों के इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कुछ लोग पावर को अपने एडवांटेज में यूज़ करते हैं, और कैसे हम इन पैटर्न्स को पहचान कर अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में ले सकते हैं। इंसानों के बिहेवियर को समझना सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल की स्ट्रेटजी है। अगर आप लोगों के इंटेंशन से इमोशन और हिडन मोटिवेशन को डिकोड कर सकते हैं तो कोई आपको ईजिली फूल नहीं कर सकता। आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं और हर सिचुएशन में खुद को पावरफुल बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इस अमेजिंग बुक का डीप डाइव समरी करने वाले हैं, जहां आपको पता चलेगा कि कैसे आप दूसरों की ट्रू नेचर को पहचान सकते हैं, कैसे खुद की इमोशनल वीकनेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपने लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप इसे मिस करते हैं तो आप उस पावर को खो देंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। अब चलिए ड्राइव करते हैं द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की इस शानदार जर्नी में, जहां हम इंसान की साइकोलॉजी को के सबसे गहरे सीक्रेट को अनकवर करेंगे। चैप्टर 1, द लॉ ऑफ इरेशनलिटी, अतार्किकता का नियम। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग बिना ठोस वजह के गुस्सा कर बैठते हैं? क्यों हम में से कई लोग अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बाद में हमें पछतावे की ओर ले जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को एक नज़रिए से देखने लगते हैं और उसी पर अड़ जाते हैं, भले ही हकीकत कुछ और हो? यह सब इंसानी स्वभाव की एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। हम सभी किसी न किसी हद तक रैशनल, इरेशनल होते हैं, और जब हम यह मान लेते हैं कि हम पूरी तरह से लॉजिकल हैं, तब असल में हम सबसे ज़्यादा भ्रम में होते हैं। हम अपने चारों तरफ देखें तो पाएंगे कि दुनिया में बड़े बड़े फैसले भी केवल तर्क के आधार पर नहीं लिए जाते। लोग राजनीति में, बिजनेस में, रिश्तों में और अपने करियर में भी ऐसे निर्णय लेते हैं जो अक्सर उनकी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। फिर भी हर कोई यह मानता है कि उसने बहुत सोच समझकर और लॉजिकल निर्णय लिया है। एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान और शिक्षित है,
फिर भी कभी कभी क्रोध में आकर ऐसा काम कर बैठता है जो उसके लिए हानिकारक साबित होता है। एक व्यापारी जो सालों से अपने बिजनेस में सफल है, लेकिन एक बार लालच में आकर कोई गलत निवेश इन्वेस्टमेंट कर लेता है और सब कुछ खो बैठता है। एक नेता जो अपनी दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है, मगर जब ईगो उसके ऊपर हावी हो जाता है तो वह गलत निर्णय लेकर अपनी रिपुटेशन को धूमिल कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी दिमाग में भावनाएं तर्क से अधिक प्रभावी होती है। जब हम किसी चीज़ को लेकर भावुक होते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे सही ठहराने के लिए कोई ना कोई तर्क गढ़ लेता है, चाहे वह कितना भी गलत क्यों ना हो। इसे रैशनलाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने गलत फैसलों को भी सही साबित करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें स्वीकार करें और सुधारने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं। अगर वह कोई गलती करता है तो आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे या उसे माफ़ करने के बहाने ढूंढ लेंगे। लेकिन वही गलती अगर कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसे आप पसंद नहीं करते, तो आपको वह बहुत बड़ी लगने लगेगी। यह दर्शाता है कि हम चीज़ों को निष्पक्ष होकर नहीं देखते, बल्कि हमारी भावनाएं हमें प्रभावित करती है। इसी तरह जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हमारा दिमाग उसी डर को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढने लगता है। अगर हमें लगता है कि हम असफल हो सकते हैं तो हम उनसे भी कारणों पर ध्यान देने लगते हैं जो हमारी असफलता को सिद्ध कर सकते हैं। ये इमोशनल थिंकिंग हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम सच में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं हैं। हमें खुद को यह सवाल पूछना होगा, क्या मेरा यह निर्णय किसी भावना से प्रभावित है? अगर हाँ, तो हमें एक कदम पीछे हटकर सोचना होगा। कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ है, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को अलग रखकर सोचें, तो हो सकता है कि वह वास्तव में हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें यह लगता है कि हमने सही प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अगर हम शांत दिमाग से सोचें, तो हमें अपनी गलती का एहसास हो सकता है। स्वयं को भावनाओं से मुक्त करने की कला। महान लीडर्स और सफल लोग एक खास चीज़ में माहिर होते हैं। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। वे यह समझते हैं कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुक कर, गहरी सांस लेकर और तर्कसंगत सोच अपनाकर फैसला लेना बेहतर होता है। जब भी हम किसी भावना से प्रेरित होकर कोई निर्णय लेने वाले हों, तो हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं इस स्थिति को निष्पक्ष रूप से देख रहा हूँ? क्या मेरा निर्णय किसी डर, लालच, क्रोध या अहंकार से प्रभावित हो रहा है? अगर कोई और मेरी जगह होता, तो वह क्या करता? अगर हम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दे सकते हैं, तो हम अपने इरेशनल बिहेवियर को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इरेशनलिटी केवल दूसरों में नहीं होती, ये हमारे अंदर भी होती है। अगर हम यह मान लें कि हम भी गलत सोच सकते हैं, तो यही पहला कदम होगा अपने दिमाग को अधिक रैशनल बनाने की ओर। भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे अपने निर्णयों पर हावी होने दें, तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकती है। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ नर्सिसिज्म, आत्ममुग्धता का नियम। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहता है, जो हर बात में खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी भावनाओं को समझने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचता है? अगर हाँ, तो आपने आत्ममुग्धता नार्सिसिज्म को करीब से देखा है। हम सभी अपने बारे में सोचते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग खुद को लेकर इतने अधिक केंद्रित होते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं, विचारों और परेशानियों को देख ही नहीं पाते। वे अपने छोटे से दायरे में जीते हैं, जहां उनकी दुनिया का केंद्र केवल मैं होता है। यही आत्ममुग्धता है। अगर आप ध्यान दें, तो पाएंगे कि ऐसे लोग हमेशा अपने बारे में बात करते हैं। अगर आप उन्हें अपनी किसी समस्या के बारे में बताएंगे, तो वे तुरंत उसे अपनी किसी और बड़ी समस्या से जोड़कर बताने लगेंगे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उनकी खुद की छवि होती है।
आत्ममुग्धता केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो दूसरों के सामने खुद को महान दिखाने की कोशिश करते हैं। यह एक बहुत गहरे स्तर पर हर इंसान के अंदर पाई जाती है। हम सब किसी न किसी रूप में आत्ममुग्ध होते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें बुरा लगता है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से आत्ममुग्ध होते हैं, वे इस भावना को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। उनके लिए दुनिया केवल उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बचपन में हर बच्चा स्वाभाविक रूप से आत्मकेंद्रित होता है। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी दुनिया बस वही होती है। वह यह नहीं समझ पाता कि उसके माता पिता भी थक सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, एम्पैथी विकसित करनी चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि हर कोई अपने परेशानियों और खुशियों के साथ जी रहा है और हम अकेले इस दुनिया के केंद्र में नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग इस बदलाव से नहीं गुजरते। वे उसी आत्म केंद्रित सोच के साथ बड़े होते हैं। यह कई कारणों से हो सकता है। शायद उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा कि वह यह महसूस कराया कि वो खास हैं, कि वे दूसरों से बेहतर हैं, या फिर हो सकता है कि वे अपने बचपन में उपेक्षित, नेग्लेक्टेड रहे हो और इसलिए वे अब दुनिया से वही प्यार और ध्यान पाने की कोशिश कर रहे हों जो उन्हें पहले नहीं मिला। कुछ लोग अपने जीवन के संघर्षों से इतनी गहराई से प्रभावित होते हैं कि वे हर चीज़ को अपने दर्द के चश्मे से देखने लगते हैं। अगर वे किसी कठिन समय से गुजरे हैं, तो उन्हें यह महसूस होता है कि दुनिया उनके साथ अन्याय कर रही है और इसलिए वे अपने दुख को बाकी सभी चीज़ों से ऊपर रखते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर इंसान के जीवन में संघर्ष होता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल नहीं है। वे अक्सर अपनी ही कहानियाँ सुनाने में व्यस्त रहते हैं। वे आपकी बातों को काटकर अपनी बात रखना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें कोई सुझाव दें, तो वे उसे नज़रअंदाज कर देंगे या फिर इसे ऐसे लेंगे जैसे आप उनकी आलोचना कर रहे हों। उन्हें लगातार प्रशंसा, वैलिडेशन की ज़रूरत होती है और अगर वे इसे नहीं पाते, तो वे चिढ़ जाते हैं। वे खुद को दुनिया से अलग और विशेष मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा दूसरों से बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर कोई उनकी तारीफ़ करता है, तो वे उसे पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई उनकी गलतियों को उजागर करे, तो वे तुरंत रक्षात्मक, डिफेंसिव हो जाते हैं या उस व्यक्ति को अपना दुश्मन मान लेते हैं। आत्ममुग्धता का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह इंसान के रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति कभी भी किसी रिश्ते में बराबरी का संतुलन, बैलेंस बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ केवल खुद की छवि होती है। वे अपने पार्टनर की भावनाओं को नहीं समझते और अपने दोस्तों से भी सिर्फ उतना ही रिश्ता रखते हैं जितना उनके लिए फ़ायदेमंद हो। सच्चाई ये है कि आत्ममुग्धता एक स्पेक्ट्रम पर होती है। हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत आत्ममुग्धता का भाव होता है, लेकिन कुछ लोग इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि वे दूसरों के लिए जहरीले, टॉक्सिक बन जाते हैं। वे केवल अपनी दुनिया में जीते हैं और बाकी सबको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सच में खुद को आत्ममुग्धता से बचाना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हम अकेले इस दुनिया में नहीं हैं। हमें दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना हम अपनी भावनाओं को देते हैं। पहला कदम यह स्वीकार करना है कि हम भी कभी कभी आत्ममुग्ध होकर सोचते हैं। जब हम किसी बातचीत में होते हैं, तो हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं सामने वाले की भावनाओं को भी उतना ही महत्व दे रहा हूँ जितना मैं अपनी भावनाओं को दे रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है, तो हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। हमें दूसरों की बातों को सुनने की आदत डालनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान अपनी परेशानियों से गुजर रहा है और हमें हमेशा अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। आत्ममुग्धता का दूसरा पहलू यह भी है कि हमें ऐसे लोगों से बचना होगा जो अत्यधिक आत्ममुग्ध हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो केवल खुद की तारीफ करता है और आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता, तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या यह रिश्ता आपके लिए सही है। आत्ममुग्धता इंसानी स्वभाव का एक हिस्सा है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाती है,
तो यह न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर हम सच में एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो हमें खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में उसकी अपनी समस्याएं और संघर्ष हैं। जब हम आत्ममुग्धता से बाहर निकलकर एक संतुलित और संवेदनशील इंसान बनते हैं, तब हम केवल खुद को नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। असली समझदारी इसी में है कि हम खुद को दूसरों की भावनाओं से जोड़ सकें और अपनी दुनिया को सिर्फ मैं से हटाकर हम की ओर ले जा सकें। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग असल में वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं? हम में से हर कोई एक भूमिका निभा रहा है, एक ऐसा चेहरा दिखा रहा है जो समाज को स्वीकार्य हो, जो लोगों को पसंद आए। लेकिन क्या होगा अगर हम इस खेल को समझ जाएं और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख लें? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग हमेशा अपने वास्तविक रूप को छुपाने की कोशिश करते हैं। वे वह चेहरा नहीं दिखाते जो वे सच में हैं, बल्कि वह दिखाते हैं जो उन्हें दूसरों को प्रभावित करने के लिए ज़रूरी लगता है। समाज में हर व्यक्ति एक रोल निभा रहा होता है, एक ऐसा किरदार जिसे वह खुद ने चुना है या जिसे परिस्थितियों ने उसे निभाने पर मजबूर कर दिया है। आप किसी भी पेशे को देख लें, एक राजनेता जनता को प्रभावित करने के लिए एक अलग चेहरा अपनाता है। एक अभिनेता केवल पर्दे पर नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में भी एक भूमिका निभाता है। एक बिजनेसमैन अपने ग्राहकों के सामने हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है, भले ही अंदर से वह डरा हुआ हो। हम सभी जाने अनजाने इस खेल का हिस्सा हैं। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसके वास्तविक स्वभाव को नहीं देखते। हम उसकी मुस्कान, उसके शब्दों और उसके हाव-भाव, बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। हमें लगता है कि वही उसका असली रूप है, लेकिन अक्सर यह केवल एक मुखौटा, मास्क होता है। लोग अपने अंदर छिपे असलियत को बाहर नहीं आने देते, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर दुनिया ने उन्हें उनकी असली असली पहचान में देख लिया तो शायद उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। हर इंसान का असली स्वभाव तभी दिखता है जब वह अकेला होता है। जब कोई हमें देख नहीं रहा होता, तब हम असल में वैसे होते हैं जैसे हम हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावटी मुस्कान के। लेकिन जैसे ही हम किसी के सामने आते हैं, हमारा रोल प्लेइंग शुरू हो जाता है। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित करते हैं, अपने शब्दों को तौलते हैं और खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसा हमें लगता है कि सामने वाले को पसंद आएगा। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें अनुशासित, डिसिप्लिन दिखना पड़ता है, भले ही हमारा मन शरारत करने का हो। जब हम नौकरी पर जाते हैं तो हमें हमेशा प्रोफेशनल और आत्मविश्वासी दिखना होता है, भले ही अंदर से हम घबराए हुए हों। जब हम समाज में होते हैं तो हमें अच्छा, दयालु और समझदार दिखना होता है, भले ही हमारे मन में असली भावनाएं कुछ और ही चल रही हो। लोग भूमिकाएं इसलिए निभाते हैं क्योंकि यह उन्हें समाज में स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस दिलाती है। एक कर्मचारी अपने बॉस के सामने एक आदर्श कर्मचारी की भूमिका निभाती है। एक नेता जनता के सामने एक ईमानदार व्यक्ति का मुखौटा पहनता है और एक दोस्त भी कभी-कभी अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाकर वही दिखाता है जो उसके दोस्त को अच्छा लग। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हम इन भूमिकाओं के जाल में फंस चुके हैं? क्या हम अपने असली स्वभाव से इतने दूर हो चुके हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम असल में कौन हैं? अगर आप लोगों को ध्यान से देखें, तो आप यह समझ सकते हैं कि कौन अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा है और कौन सच बोल रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि वह अंदर से असुरक्षित, इनसिक्योर हो। जब कोई बहुत अधिक दयालु बनने की कोशिश करता है, तो संभव है कि वह अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा हो। लोगों के चेहरे पर लिखी गई मुस्कान हमेशा उनके मन की सच्चाई को नहीं दिखाती। कभी-कभी उनकी आंखों में छुपा डर, उनके हाथों की हल्की सी हलचल, उनकी आवाज़ का कंपन, यह सब उनके अंदर छुपे सच को उजागर कर सकता है। लेकिन इस खेल में केवल दर्शक बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस नियम को समझ जाएं, तो आप इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको किसी से कुछ हासिल करना हो,
तो आप भी अपनी भूमिका को इस तरह से ढाल सकते हैं कि सामने वाला आपके प्रभाव में आ जाए। आप अपने शब्द, अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने हाव-भाव का इस्तेमाल करके लोगों को वह दिखा सकते हैं जो वे दिखना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हमें भी इस खेल का हिस्सा बनना चाहिए? क्या हमें भी एक मुखौटा पहनकर समाज में अपनी जगह बनानी चाहिए? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। अगर आप इस दुनिया में सफल होना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि रोल प्लेइंग इस समाज का हिस्सा है। आपको यह सीखना होगा कि कब और कैसे खुद को इस खेल में शामिल करना है। अगर आप एक नौकरी के इंटरव्यू में हैं, तो आप अपना आत्मविश्वास दिखाएंगे, भले ही आप अंदर से नर्वस हों। अगर आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो आप अपनी भाषा और व्यवहार को इस तरह से ढालेंगे कि वह आपसे प्रभावित हो। लेकिन साथ ही आपको यह भी याद रखना होगा कि कहीं यह भूमिका आपकी असली पहचान को ना दबा दे। अगर आप हमेशा एक मुखौटा पहने रहेंगे, तो एक समय आएगा जब आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप असल में कौन हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप इस नियम को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी असली पहचान को भी ना कभी ना भूलें। दुनिया एक मंच है और हम सभी इस मंच पर अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। कोई यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह बहुत सफल है, कोई ये साबित करने में लगा है कि वह बहुत खुश है, और कोई अपने दुख को छुपाकर मुस्कान का मुखौटा पहने हुए हैं। लेकिन अगर आप इस खेल को समझ जाएं, तो आप इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप यह समझने लगते हैं कि लोग केवल वही नहीं हैं जो वे दिखते हैं, बल्कि उनके पीछे भी एक असली चेहरा छुपा है, तब आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। आप झूठी मुस्कानों के पीछे का दर्द देख सकते हैं, बनावटी आत्मविश्वास के पीछे की असुरक्षा महसूस कर सकते हैं, और दिखावे के शब्दों के पीछे छुपी सच्चाई को पहचान सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो केवल उसकी कही हुई बातों पर ध्यान न दें, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करें कि वह किस भूमिका को निभा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, इस दुनिया में अपनी भूमिका को इस तरह निभाएं कि आप खुद को भी ना भूलें, क्योंकि असली जीत इसी में है कि आप दुनिया के इस खेल को खेलें, लेकिन अपनी असल पहचान को खोए बिना। जीवन में हम जिस तरह से दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, वही हमें वापस मिलता है। इसलिए खुद को समझने और दूसरों को समझने की कोशिश करना न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन को और भी प्रभावशाली बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो बुक पर जुड़े और इसी तरह के और गहरे ज्ञान से भरपूर वीडियोस देखें।